ગુડ આફ્ટરનૂન. હું લીના મહેશ્વરી. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એના વિશે જોઈશું. એના લેખક છે શંકર દયાલાલ શર્મા. તો આપણે એના સૌપ્રથમ એનો પરિચય જોઈ લઈએ. भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था. नौमा नंबर ना राष्ट्रपति एमનો जन्म क्या थे तो भोपाल में. आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई. आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की. बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे. तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए. विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा. હવે અહીંયા વાત છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. તમે એમને જાણતા જ હશો, નહીં જાણતા હો તો આપણે પાઠ આપીએ છીએ, પાઠ ચલાવું છું, એમાં તમને ખ્યાલ આવી જશે कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चिन्ह के लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठा के गुण कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे. वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे. कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था. एक इकाई में समाविष्ट मूल्य અહીંયા શું કહેવા માંગે છે, એમણે શું ત્યાગ કર્યું છે તો કે સમર્પણ, ભાવના, કર્તવ્ય નિષ્ઠા, કર્મઠા અને સેવા. આટલી વસ્તુ એમના જીવનમાં હતી જે એમણે ત્યાગ કર્યું છે. એટલે કે સોરી, ત્યાગ નથી, એટલી વસ્તુના એમના સ્વભાવ પ્રમાણે આ વસ્તુ હતી: સમર્પણ, ભાવના, કર્તવ્ય નિષ્ઠા, કર્મઠા અને સેવા. तो જોઈએ शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा मालूम पड़ता है. लाल बहादुर शास्त्री છે પણ આગળ કર્મયોગી લાલ બહાદુર લખ્યું છે તો કે એ ઉપયોગી છે. કેમ ઉપયોગી છે? કારણ કે એમનું પૂરું જીવન કામથી ભરેલું હતું. जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है. एक सामान्य परिवाરના આમ આદમી એ પ્રધાનમંત્રીના પદ તક પહોંચે છે એટલે કે એની પાછળનું કાર્ય છે કે कर्मयोगी હતા. वे उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं. અહીંયા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી નસીબના આધારે બેસી રહે એવા નહોતા. એ પોતાના કર્મોથી આગળ આવવા માંગતા હતા, કાર્યોથી આગળ આવવા માંગતા હતા અને એમણે પોતાનું આખું જીવન કાર્ય દ્વારા કરીને જ ગાળ્યું છે અને એક કર્મના આધારે જ એ સફળ जीवन जीवी शक्या છે. शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति यहाँ तक उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. એમના માટે કર્મ જ ઈશ્વર હતું અને કોઈ પણ વસ્તુની લાલચ રાખ્યા વગર, એનું ફળ ઈચ્છ્યા વગર એ એમનું કામ કરતા હતા. यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी. જ્યારે જ્યારે એમને સારા ફળની જ્યારે જ્યારે એમને સારી પ્રાપ્તિ મળી કે જ્યારે એવા હક કે હોદ્દા મળ્યા ત્યારે ત્યારે એમને એમની તરફ શું કર્યું? અપેક્ષિત ભાવ એટલે કે એને ઘૃણાથી, એને ગમતું જ નથી એ રીતે એમણે ત્યાં જોયું. उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था. इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा.
એટલે કે એમનું પૂરું જીવન ગીતાના ગીતા કે નિષ્કામ કર્મયોગી જેવું હતું. એટલે ખાલી કર્મયોગી કહેતા કરતા નિષ્કામ કર્મયોગી કહેવું ખૂબ જ સરળ રહેશે. નિષ્કામ એટલે કે કોઈ પણ કામની બદલામાં કોઈ એને ફળ મળે એના એવી આશા ન રાખનાર. अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, एमનું उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव. एक तो એમનું ઉદ્દેશ્ય શું છે એ એના પ્રત્યે ખૂબ આસ્થા હતી. उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बाबतें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है. एक तो એમનો ઉદ્દેશ્ય શું છે ક્લિયર હતો, ઉદ્દેશ્ય પછી એમાં આસ્થા હતી, એનો ભાવ હતો અને પૂરેપૂરું એમાં સમર્પિત થઈ જવું. આ ત્રણ વસ્તુના કારણે कि एमનું આખું जीवन चरित्र दिखाई આવતું હતું. अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए. તમે કોઈ પણ કામમાં હો તો શું કહે છે, ત્યારે તમારે પૂરેપૂરું દાયિત્વ નિર્વાહ કરના ચાહતે હો તો કાર્ય પ્રત્યે તમારે સમર્પણ થઈ જવું પડે, પૂરી ભક્તિથી અને શક્તિથી તમારે કામમાં જોડાઈ જવું પડે છે એમ કહે છે. मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ. साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है. કે આપણા દેશનું સમાજનું જેનું પણ અહીંયા જે સિદ્ધાંત જે છે એ હાંસલ કેવી રીતે થાય તો કે ભક્તિ અને કર્મના આધારે તો જ દેશનો અને સમાજનો વિકાસ થાય છે. शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है. शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम એટલે મહેનતવાળું, સેવાવાળું, સાદગી અને સમર્પણ, કોઈ પણ વસ્તુમાં સમર્પિત થઈ જતા, એવું अनुपम उदाहरण છે. उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था. એ કામ કરે એના દ્વારા નહીં પણ એમના ચહેરા પરથી જ આ બધા ભાવ છલકતા હતા. उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था. वे जो कुछ कहते थे वही करते थे. चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे. पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था. पंडित जवाहरलाल नेहरूની જે રાજનીતિક વિરાસત હતી એને સંભાળવું અને એને આગળ લઈ જવાનું કામ કઠિન નહોતું, પરંતુ लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है. और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया. અને શાસ્ત્રીજીએ એકદમ પોતાના દૃઢ નિશ્ચયથી આ કામને સફળ બનાવ્યું. शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे. सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने. एक सामान्य माणस હતા અને એક સામાન્ય પરિવારમાં એ જન્મ્યા હતા અને સામાન્ય પરિવારમાં જ એ પોતે પણ સામાન્ય પરિવાર સામાન્ય ઇન્સાન તરીકે બનીને રહ્યા હતા. જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બન્યા ત્યારે પણ એ સામાન્ય માણસની सामान्य व्यक्ति तरीके जीवन जीवता था. तब भी वह सामान्य ही बने रहे. विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे. इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही गांधी बापूથી ખૂબ જ પ્રભાવિત હતા અને એના જ કારણે જુઓ बापू से प्रभावित होकर कि सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. ગાંધી બાપુથી એટલા પ્રભાવિત હતા કે એમણે सन 1921 પોતાનું ભણવાનું છોડી દીધું. शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे. एक तो गांधी बापू અને ડોક્ટર ભગવાન દાસની એવી છબી એમના ઉપર અંકિત હતી કે એ જીવનભર એમના આદર્શો પર ચાલતા રહ્યા और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे. शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही ज्ञान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. જે વિનમ્ર છે એ જ પૃથ્વીના વારિસ સાચા વારિસ બનશે.
शास्त्री जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 વર્ષ की थी। 17 વર્ષની ઉંમરમાં એ स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ाया था। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। 1926 लोक सेवा मंडल में जो एक જ સામાન્ય આદમી કેટલી કેટલી ઉપલબ્ધિઓમાં જોડાયો છે ને ઉપલબ્ધિઓ હાસિલ કરી છે જુઓ। जिसके जीवन भर सदस्य रहे लोक सेवा मंडल में जोड़ाया ने आजीवन जितलू जीवाय एमां सदस्य बनीने रह्या। इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों को अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। गांधी जी जे काम हता ए बधा ज काम पोताना काम मानीने एमणे काम पूरा कर्या। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। नमक कानून तोड़ो एवन ए आंदोलन में पण एमणे भाग लीधो अने ए परिणाम स्वरूप एमणे जेल में पण जवुं पड्युं। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 1930 થી 1942 સુધી એટલે કે 12 વર્ષ સુધી એમની જેલ યાત્રા 30 થી ચાલુ થઈને 1942 ભારત છોડો આંદોલનના ત્યાં સુધી નિરંતર એમની જેલ યાત્રા ચાલુ રહી। સોરી, એટલે કે 1930 માં જ્યારે એમણે નમક કાનૂન આંદોલનમાં જોડાયા ત્યારે એમણે પહેલી જેલ યાત્રા કરી હતી ને 12 વર્ષ સુધી એમની જેલ યાત્રા ચાલુ રહી। આયા ગયા એ રીતે રહ્યું એમ કરીને 12 વર્ષથી જેલમાં રહ્યા। 12 वर्ष दरमियान जेल में था। भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। कितनी बार गया? 12 वर्ष में 7 बार जेल गया। इसी से ये अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। बीजी यात्रा 1932 में एमने करी एक किसान आंदोलन माटे। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 साल की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 1942 में जो छेल्ली यात्रा थी जेल यात्रा ए 3 વર્ષની હતી, जो बहुत लंबी चाली। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे थे। एक साथ बे काम में जोड़ाયેલા था, बंने काम खूब ज ईमानदारी थी करता था। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। 35 થી 38 3 વર્ષ एमां जोड़ाયેલા रहा। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। इसके बाद 6 વર્ષों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। એટલે કે જ્યાં જ્યાં એમને મોકો મળે જોડવાનો એ બધી જ પ્રવૃત્તિમાં એ જોડાયા હતા અને પ્રવૃત્તિઓને એ જે વસ્તુમાં જોડાયા હતા એ કામ એમણે ખૂબ જ ઈમાનદારીથી પૂરું કર્યું। એટલે કે 6 વર્ષ સુધી इलाहाबाद नगरपालिकाમાં જોડાયા હતા। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। दरेक नागरिकनी जे समस्याओं थी एमनाथी परिचित थया ने एमनी समस्याओने हल करी। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, गामड़ा जीवन तो अनुभव हतो ज। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का अनुभव भी जोड़ दिया था। लोकतंत्र के इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निवारण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। नानामां नानी समस्याओं लईने मोटामां मोटी समस्याओं निवारण लावानुं एनाथी परिचित थई चुक्या था। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1933 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए, એટલે કે એના માટે પસંદગી પામ્યા। सही महीने में यहीं से शास्त्री जी की संसदीय जीवन की शुरुआत हुई।
जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। गृह मंत्री पर बनाया, પછી केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का परिणाम दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कार्य में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। लेकिन वो जनता नो राजा नहीं પણ जनता सेवा पुजारी थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू પછી कौन आया? तो लाल बहादुर शास्त्री। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। खाली 19 મહિનામાં ખૂબ જ બધી हमने सफलता અને लोकप्रियता प्राप्त करी थी। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं रहा। એમનું એક જ ઉદ્દેશ્ય ને લક્ષ્ય હતું, एकदम साफ હતું, कोई એમને भटकाव के धुंधलापन નથી। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया, एकदम ठंडाई थी काम लीजिए, तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। अधिकार करता अधिकारों की जो फरज है, अधिक फरजों ने महत्व आप्યું। शायद इसलिए शास्त्री जी इसमें अधिक लोकप्रिय थे, प्रिय हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए कि તમે દેશના નાગરિક છો એટલે એનાથી તમને એક થોડોક બોझ પણ આવશે, પણ એ તમારે સમજવું જરૂરી છે। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। पाठ पूर्ण थाय छे, तमे एनो अभ्यास करजो।